अगर वहाँ से हमको निमंत्रण दिया गया है, बुलाया गया है और हम उसके उद्घाटन में जा रहे हैं तो हमको कौन इसमें आपत्ति की क्या बात है? वहाँ निमंत्रण आया है, संगठन है, वहाँ की जो कमेटी है वो हमको दावत दे रही है, हमको बुला रही है, हम उसमें जा रहे हैं तो इसमें आपत्ति की क्या बात है? और इसके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने आज से नहीं तकरीबन 25-30 साल कबल जो है अडवाणी जी ने रथ निकाल के जो है राम मंदिर को उठाया था और आज जो है राम मंदिर जो अपनी सही शक्ल में तैयार हुई है और उसके लिए अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई शख्स जा रहा है उद्घाटन करने के लिए तो हम लोगों को कोई किसी तरह की शिकायत नहीं होनी चाहिए। जो है पहले की तरफ बेवकूफ़ नहीं है, अब जो है शिक्षा, तालीम और स्वास्थ्य पर जो है लोग वोट करेगी, अच्छाई पर वोट करेगी। ये नहीं कि भाई हिंदू मुस्लिम को लड़ा दिया, इसको लड़ा दिया, उसको लड़ा दिया, इसलिए वोट हमको मिलेगा, ऐसा नहीं है। अब जो काम हो रहा है काम की बुनियाद पर लोग चुनेगी सरकार। क्या लग रहा है कि आपकी क्या राय है? कह रहे हैं कि राम मंदिर का जो उद्घाटन है वो मोदी जी के हाथों ना हो तो ज़्यादा बेहतर होने वाला है। मोदी जी एक प्रधानमंत्री है देश के लिए, वो सारे लोगों के लिए समान होने चाहिए, ऐसे समारोह में जाकर जो है उन्हें अपनी छवि खराब नहीं करनी चाहिए, इस तरीके की बातें हो रही हैं। भारत सरकार के और चंगुओं मंगुओं से पूछिए, 4 लाख मठों मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण हो सकता है, कोई मुख्यमंत्री उसको संचालित कर सकता है, कोई एसडीएम कलेक्टर उसको संचालित कर सकता है, तो उसमें एक प्रधानमंत्री फीता काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 लाख मंदिरों की चिंता नहीं किसी चंगू मंगू को है ना, एक मंदिर की चिंता तुम कर रहे हो। 4 लाख में भारत सरकार अपना कार्य करती है, राज्य सरकार काम करती है, राज्य सरकार का कमिश्नर, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, उसका प्रशासक लिखा जाता है, तब इनको शर्म नहीं आती है, तब ये चुल्लू भर पानी में अपनी नाक नहीं रगड़ते हैं। एक मंदिर का प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। अरे हम तो कह रहे हैं जितने भी नेता, जितनी भी पार्टी है, सबके बाप को भी जय श्री राम बोलना पड़ेगा, क्योंकि तुम 4 लाख हिंदुओं के मठों मंदिरों पर नियंत्रण करके बैठे हो। बीइंग ए पार्टी, बीइंग ए पॉलिटिशियन, बीइंग एमएलए, बीइंग कैंडिडेट, बीइंग कैबिनेट मिनिस्टर, बीइंग चीफ मिनिस्टर, बीइंग डीएम, एसडीएम, जब तुम मंदिर को कंट्रोल कर रहे हो तो आरती क्या तुम्हारा पापा करने आएगा? तुम्हें ही करनी पड़ेगी, तुम्हें ही जय श्री राम बोलना पड़ेगा। और एक मंदिर में प्रधानमंत्री के जाने से हाहाकार क्यों मचा है? 4 लाख मंदिरों में तो तुम्हारा डीएम, एसडीएम जा रहा है, तुम्हारा कलेक्टर, सीएम जा रहा है, वो नियंत्रण करके बैठा है, तब तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है। एक में प्रधानमंत्री फीता काटेंगे तो पहाड़ टूट पड़ेगा। मैं रोकना चाहूंगी सर, क्या नाम हुआ आपका? शमशुर रहमान मेरा नाम हुआ। कहाँ के रहने वाले सर? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। जी। आपकी क्या राय है सर? जैसे विपक्ष को आपत्ति हो रही है कि मोदी जी राम मंदिर का उद्घाटन ना करें, आप एक आम आदमी है, आपकी क्या राय है? यदि मोदी जी उद्घाटन कर देते तो आपको भी इससे आपत्ति है या आपकी अपनी अलग राय है? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, अब अगर प्रधानमंत्री इसमें अगर फीता काट रहा है, उद्घाटन कर रहा है, तो इसमें हमको आपत्ति होने की क्या जरूरत है? विपक्ष को हो रही ना आपत्ति? वो विपक्ष का तो हर जमाने में जो आपत्ति होता ही रहता है, कुछ न कुछ उलट पलट वो करते रहते हैं। जब तक उलट पलट नहीं करेंगे उनको जानेगा कौन, उनकी बात को सुनेगा कौन? तो अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, अपने आवाज़ को पहुंचा रहे हैं, तो इसमें हम लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। बहुत बड़े एक मुस्लिम स्कॉलर हैं महमूद मदानी जी, वो ऐसे बोल रहे हैं कि मोदी जी इतने बड़े पद पर हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? ना ही उनको मंदिर में जाना चाहिए, ना ही उद्घाटन में जाना चाहिए, ना ही किसी इबादत घर में जाना चाहिए, उनको ये जनता का आपस का फैसला है, वो क्यों घुस रहे हैं इस बीच में? भाई अगर वहाँ से हमको निमंत्रण दिया गया है, बुलाया गया है और हम उसके उद्घाटन में जा रहे हैं तो हमको कौन इसमें आपत्ति की क्या बात है? वहाँ निमंत्रण आया है, संगठन है, वहाँ की जो कमेटी है वो हमको दावत दे रही है, हमको बुला रही है, हम उसमें जा रहे हैं तो इसमें आपत्ति की क्या बात है? और इसके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने आज से नहीं तकरीबन 25-30 साल कबल जो है अडवाणी जी ने रथ निकाल के जो है राम मंदिर को उठाया था और आज जो है राम मंदिर जो अपनी सही शक्ल में तैयार हुई है और उसके लिए अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई शख्स जा रहा है उद्घाटन करने के लिए तो हम लोगों को कोई किसी तरह की शिकायत नहीं होनी चाहिए। आपने मेरे को बोला कि राम मंदिर का जो ये मसला है काफी सालों से चलता है। एक चीज का सबसे बड़ा दुख ये है कि इस पार्टी को और राम मंदिर को जगाने के लिए लाल कृष्ण अडवाणी ने रातों दिन एक करके इस बात को उठाया और लोगों को जगाया और आज राम मंदिर हमारे सामने मौजूद है, लेकिन हमने लाल कृष्ण अडवाणी के नाम को खत्म कर दिया। आज नए नए चेहरे सामने आ गए, लाल कृष्ण अडवाणी कहाँ पीछे चले गए पता नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि लाल कृष्ण अडवाणी को फ्रंट पर लाया जाए और उनको जो है सम्मान दिया जाए। अच्छा सर,
है राम मंदिर का, ये काफ़ी पुराना है, ठीक है। बीजेपी काल में अब ये बन के तैयार हो रहा है, उद्घाटन होने जा रहा है अब इसका। आप एक आम आदमी है, क्या आपको भी लगता है कि जनता को उनका हक मिल रहा है? जो राम मंदिर का जो इतना पुराना मैटर था अब लोगों को मिलने जा रहा है, तो इसमें कोई विपक्ष को आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए? इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए, कोर्ट का फैसला है, जो हमारी बड़ी न्यायालय है उसने हमको ये फैसला करके दिया है, हमको जो है उस न्यायालय का फैसले को मानना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। अगर उसका सम्मान नहीं करते तो समझिए कि हमारा उस पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि हम तो अभी भी बाबरी मस्जिद हमारी वहाँ थी, हम तो सबको बताएंगे, हमारा राम मंदिर वहाँ बना दिया, हम ये किसी को नहीं बताएंगे। आधा सच नहीं बताना चाहिए, अपने बच्चों को पूरा सच बताना चाहिए। ये क्या है कि उन लोगों का अपना ये है, कम से कम जो है आप लोगों के सामने मीडिया में इस तरह का बयान देंगे तो आप लोग उनको बार बार खोजिएगा, बुला के लाइएगा, इसलिए उस तरह का वो बयान देते रहते हैं कि जनता में हमारी पूछ होती रहे। और जब तक के विवादित बयान नहीं देंगे, जब तक कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमको कोई मीडिया याद नहीं करेगी, बुलाएगी नहीं। आज हमारे रशीद साहब हैं और इसी तरह के और लोग हैं, जब तक के डिबेट में जो है उल्टा पलटी बयान नहीं देते तब तक उनको कोई बुलाता नहीं है, इसलिए वो बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए। चुनावों में ये मुद्दा बनने वाला है राम मंदिर को लेकर, बाबरी मस्जिद को लेकर, कि हमें राम मंदिर में हम वोट डालेंगे। हाँ, अब पब्लिक जो है पहले की तरफ बेवकूफ़ नहीं है, अब जो है शिक्षा, तालीम और स्वास्थ्य पर जो है लोग वोट करेगी, अच्छाई पर वोट करेगी, ये नहीं कि भाई हिंदू मुस्लिम को लड़ा दिया, इसको लड़ा दिया, उसको लड़ा दिया, इसलिए वोट हमको मिलेगा, ऐसा नहीं है। अब जो काम हो रहा है, काम की बुनियाद पर लोग चुनेगी सरकार। क्या लग रहा है कि मोदी जी के राज में काम हो रहा है, सबको विकास मिल रहा है? नहीं, काम के मामले में अगर देखा जाए तो जितना नाम हो रहा है उतना काम नहीं हो रहा। काम के एतबार से देखा जाए तो बहुत सारी जगह कमी नज़र आ रही है, अब बहुत सारी जगह कमी है। जैसे अभी नौकरी के मामले में देख लीजिए, रेलवे वगैरह के मामले को देख लीजिए, जहां खाली हुआ वहां खाली पड़ा है, जिस स्कूल में खाली हुआ उस स्कूल का मामला पड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें देखिए, काम के बुनियाद पर तो बहुत पिछड़ा हुआ मामला है। खाली हवाबाजी है, धरातल पर काम नहीं कर रहे हैं। कुछ काम नहीं है, हवाबाजी है। तो आप क्या चाहते हैं सर कि मोदी जी वापसी करें चुनावों में या नहीं? भाई वापसी जब काम करेंगे, काम की बुनियाद पर वापसी होनी चाहिए। अगर काम नहीं है तो पब्लिक न चुनेगी। हम लोग कौन होते हैं कहने वाले कि उनकी वापसी हो या किसी और की जबरदस्त काम है। क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी सर। हाँ, जबरदस्त काम है, चाहे वो रेलवेज का हो, हाईवेज का हो, मेट्रोज का हो, यूनिवर्सिटी का हो, IITs का हो, एम्स का हो, घर घर गरीबों को शौचालय से लेके घर तक का हो, और बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन हो। इसके साथ ही पारदर्शी तरीके से मनी को गांव के आखिरी व्यक्ति के अकाउंट तक पहुंचाने का कार्य हो, और स्वास्थ्य बीमा हो। इससे भी बड़ी बड़ी योजनाएं। सबसे बड़ी चीज, देश के युवाओं का, बुजुर्गों का, महिलाओं का, सबका सम्मान, सबका उत्साह बढ़ा के रखा है। वो देश की नींव है, वो देश की ऊर्जा है, वही देश के विकास की पूंजी है, जिसको बचा के रखा गया। यही चीज़ अगर कांग्रेस के कार्यकाल में होती, बंदर बांट होती, लूटपाट होती, अमीर घुस देने वाला प्राप्त करता और गरीब वंचित रह जाता, तो ये निराशा का माहौल पैदा होता। आज सबके मन में एक पॉजिटिव माहौल है, और ये भारत के विकास और उन्नति का मार्ग तय करने वाला माहौल है। और यही अगर 10 वर्ष तक आप बना के रखें तो दुनिया की कोई देश की ताकत नहीं जो भारत का बराबरी भी कर सकेगी। खाली हवाबाजी है सर, धरातल पर काम नहीं हो रहा है। ये जो फेक न्यूज़ फैलाई है, तो इनको कहिए कि ये बस में ट्रेवल कर ले, नई दिल्ली से कोई ट्रेन बुक कर ले, अगर 1 मिनट लेट होंगे तो छूट जाएगी। चाय पीते हुए बस में हिचकोले ले ले, हवा के सावन के झूलों ने हमको झुलाया वाली सड़कें थी, अब सन्नदे निकल जाएंगे चाय पीते हुए दिल्ली से लखनऊ, चाय नहीं छलकेगी। समझ रहे हैं ना? तो जो डेवलपमेंट हमने किया है, अमेरिकन स्टैंडर्ड का डेवलपमेंट है, बेहतरीन स्टैंडर्ड का डेवलपमेंट है। अब जब 100 करोड़ में से पहले सब चोरी थे, तो अचानक से मैं क्या इनको ईमानदार बना दूंगा क्या? अगर ये चोरी करते थे पहले, तो अचानक से ईमानदार नहीं बनाऊंगा। धीरे धीरे इनके मन में सम्मान जगेगा, और एक दिन ऐसा सम्मान जगेगा कि सबसे बड़ा चोर, जिसको हम चोर कह रहे थे, वो वाल्मीकि बन जाता है। तो परिवर्तन धीरे धीरे आता है। ऐसा नहीं कि किसी चोर को, आतंकवादी को, लुटेरे को, डकैत को, रंगदारी करने वाले को एक झटके में सत्ता पे बैठते ही बटन दबा दोगे, अंधेरा गायब हो जाएगा। धीरे धीरे हटेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी प्रोफेसर सर ने कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड है, वो सड़कें हैं, वो बहुत बेहतर हुई है बीजेपी काल में जो है। आप इस बात से एग्री करते हैं? नहीं हुई है कि नहीं? ये भी जो है, अगला जो 10 साल पहले, इससे जो कांग्रेस से 5 साल पहले जो सरकार आई थी,
वाजपेयी जी की सरकार, ये सारा मैप जो है उन्हीं का तैयार किया हुआ है। बस काम सिर्फ उस पर 10 वर्ष बीच में कांग्रेस ना आई होती तो अब आप दूसरे तल्ले पे रहते, लेकिन अभी एक तल्ला पार कर लिया आपने। हाईवेज में नंबर 1 होने जा रहे हैं आप। रेलवेज में आपका दंदनाती हुई नई रेलवेज भी आ रही है और पुराने ट्रैक इतने बेहतरीन हो गए हैं, टाइमिंग इतनी बेहतरीन हो गई है कि 1 मिनट अगर आप लेट हो जाए स्टेशन पे तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। ये परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन है। भूसे की तरह आदमी भर गया। ये परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन है। जर्नल कोचों में ट्रेन की बात कर रहा हूँ ना, ट्रेन में भले ही भूसे की तरह आदमी भर के जाए, सुनिए, भूसे की तरह भर के जाए। मौलाना को बता रहा हूँ, यहाँ से 36 घंटे की जर्नी, बताओ 36 घंटे, यहाँ से 36 घंटे की जर्नी बंगलोर की है। इन्होंने कहा ट्रेन के मैं सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मैं सुनो बता, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। यहाँ से 36 घंटे की जर्नी बेंगलोर की है। मैं अगर टाइम से निकलूँ तो 8 बजे मॉर्निंग की क्लास मैं वहाँ ले लेता हूँ। क्यों? कि ट्रेन टाइम से पहुँचती है। अगर इसका टाइम ना पता हो तो एक दिन मुझे एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। एक दिन का लॉस मेरा कितना? 25,000 का। 2 दिन का कितना हुआ? रोडों सड़कों का विकास हुआ कि इन्होंने कहा ट्रेन इतना फर्स्ट क्लास कर दिया गया है कि गरीबों के लिए नहीं है। अब जहां मालूम हो रहा है कि 72 सीटें हैं, जिसमें जो है आप वेटिंग जो है 400-500 वेटिंग काट रहे हैं और लेटरिन में भर के लोग जा रहे हैं। और पहले के टाइम में हर ट्रेन में 14-15 बोगी जो है स्लीपर हुआ करती थी। जनरल 8 से 10 बोगी हुआ करती थी, लेकिन जनरल को भी हटा दिया गया, स्लीपर को हटा दिया गया। अब ज्यादातर एसियां घुसाई जा रही है। अब बताइए, हर आदमी एसी के लायक है? अब इनको बताइए इसके पीछे का लॉजिक। भारत जबरदस्त तरीके से बदला है। भारत जबरदस्त तरीके से बदला। जो हालात आप जनरल कोच में देख रहे थे, अब उससे ज्यादा सीटें लोग एसी स्लीपर में खरीद रहे हैं, उससे ज्यादा लोग एसी में जा रहे हैं। मैं अरे साल भर में मैं कभी एक बार एसी में नहीं गया, अब मैं 4 बार जाता हूं। तो एसी की डिमांड बढ़ रही है ना भाई, देश तरक्की कर रहा है ना, तुम्हारी जेब में दम आ रहा है तो स्लीपर का रेट और एसी का रेट भी बढ़ेगा।